नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समास। हिंदी व्याकरण में लोग कहते हैं कि समास हमारी समझ में नहीं आते। हम समास आपको ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे कि हर एक समास आप देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कोई भी समास आप पेपर में देखते ही तुरंत पहचान लोगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास का अर्थ। तो दोस्तों, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना या कम करना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समास वह होता है जो शब्द लिखा होता है उसको और छोटे शब्द में लिखना या और छोटे शब्द में बताना, यही होता है समास का अर्थ। तो अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। कहने का तात्पर्य यह है कि समास वह होता है, कोई एक ऐसा पद होता है कि उसका जब हम समास विग्रह करें या समास बनाएं तो उसका जो पद आए उसका अर्थ एक जैसा ही हो, लेकिन वह उसका रूप छोटा हो। तो देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के भेद, यानी समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास, जैसा सब लोग जानते हो कि समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? पहला है द्वंद्व समास। दोस्तों, द्वंद्व समास से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, और पांचवा है द्विगु समास, और छठा है कर्मधारय समास। तो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक नोट दिया हुआ है कि नोट है प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। यानी जो प्राचीन हिंदी के विद्वान थे वो बताते थे कि द्विगु समास और कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि हिंदी में 6 समास होते हैं। तो आज हम 6 समास को बहुत विधिवत पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला समास। पहला समास है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लेना कि द्वंद्व समास क्या होता है और इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब पद क्या होता है? जैसे कोई भी लिखा हुआ है, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई बहन, इसमें 2 पद हैं, एक पद है भाई, एक पद है बहन। ये जो भाई है ये उत्तर पद है, और जो बहन है ये पूर्व पद, सॉरी, ये जो भाई है ये पूर्व पद है और ये बहन है उत्तर पद। यानी जो पद बाद में आता है वो पूर्व पद, यानी सॉरी, जो बाद में आता है वो उत्तर पद होता है, और जो पहले आता है वो पूर्व पद होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद, द्वंद्व, दोनों, 2 बार दा आया तो दोनों पद प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है जिनके बीच में और लगा हो, अथवा लगा हो, या लगा हो, एवं लगा हो, वो सब कौन से समास होंगे? द्वंद्व समास होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई बहन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बहन में कौन सा समास है तो आप तुरंत लगा दो कि भाई और बहन, इसका समास विग्रह करोगे क्या होगा? भाई और बहन। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। गंगा यमुना, गंगा यमुना में कौन सा समास होगा? गंगा और यमुना, और आ गया तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान हैं, उत्तर पद भी प्रधान है और पूर्व पद भी प्रधान है। ऐसे ही कुछ और पूछे जाते हैं, धर्मा धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। इसमें लग तो रहा है कि ये शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन ये दोनों पद जो हैं दोनों पद प्रधान हैं। धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, इसका अगर समास विग्रह करोगे क्या होगा? धर्म और अधर्म। ऐसे पाप और अपाप, पाप और अपाप हो जाएगा। इसका होगा लाभ
और आलाभ। तो ये समझ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द आते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब अगला समास देखते हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास, इसमें क्या खास बात होती है? इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। कहने का मतलब है इस समास का कोई भी शब्द आएगा तो उसमें पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पंचवटी। पंचवटी, पंच का मतलब होता है पांच, वटी का मतलब होता है, वट मीन्स होता है वृक्ष, जहाँ 5 वृक्ष हों वो होता है पंचवटी। चौराहा, जहाँ 4 राहें हों वो होता है चौराहा। दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विगु समास, द्विगु, द्विगु मीन्स, अब द्विगु समास को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि द्विगु, इसमें आ रहा है गु, और गुणा हम किसका करते हैं? आपने मैथ में पढ़ा होगा, गुणा हम किसका करते हैं? संख्याओं का। यानी जहाँ पर जिस पद में संख्या आ जाए समझ जाना कि वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। अगला समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा यह अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य है इसमें 2 पद होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे और जो उसका अर्थ आएगा वह उन पदों से मिलता जुलता नहीं होगा, बल्कि कोई तीसरा अर्थ, उसका जो अर्थ निकालोगे वो तीसरा निकलेगा। जैसे दशानन। अब दशानन अगर देखा जाए तो दशा मीन्स होता है 10, नन मीन्स होता है सिर, यानी जिसके 10 सिर हों। ये समास इसमें भी आएगा द्विगु समास में। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पर भी संख्यावाचक हो और ये दोनों समास दिए हों, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, वहाँ पर हमको बहुव्रीहि समास ही लगाना है, क्योंकि बहुव्रीहि समास द्विगु समास पे भारी पड़ता है, इसलिए बहुव्रीहि समास ही वहाँ पर सही होगा। ये मत सोचना कि यहाँ पर संख्या आ गई तो हम यहाँ पर द्विगु समास लगा दें। सर ने बताया था द्विगु लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको बहुव्रीहि, अगर बहुव्रीहि ना दिया हो तो हम द्विगु लगा देंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं कि दशानन, यानी 10 हैं सिर जिसके, वो कौन है? रावण। तो इसका अगर अर्थ देखो तो ये दोनों पद जो दशानन है इनसे मिलता जुलता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रावण, जो कि एक तीसरा है। अगला उदाहरण देखते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु भगवान। चतुर्भुज कौन है? विष्णु भगवान। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो पद दिए हुए हैं उनमें चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, दोनों पद अप्रधान हैं और जो अर्थ निकल रहा है वो तीसरा निकल रहा है, यानी विष्णु। अगला देखते हैं, पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, यानी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के कपड़े कैसे थे? पीले, यानी पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर। फिर है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, इसका नीला कंठ है शिव जी का, तीसरा अर्थ ले रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुव्रीहि समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और जो अर्थ आता है वो कोई अलग होता है, उन पदों से अलग होता है। अब अगला कर्म देखते हैं, कर्मधारय समास। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या खास बात है? इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। अब ये विशेषण क्या होता है? यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आगे लिखा है, कभी कभी दोनों पद भी विशेषण होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके दोनों पद भी विशेषण होते हैं और इसका पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब पहले का पद जो होता है वो अप्रधान होता है और जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे महादेव, यानी देवों में जो महान है। इसमें देखो, देवों में जो महान है महादेव हैं, यानी इसमें क्या बताया गया है? उस देवता की विशेषता बताई गई है
जो सभी देवताओं में महान है, यानी महादेव भगवान शंकर की बात हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता करी जाए, और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो महादेव में जो देवों में है जो महान, कौन है, महादेव यानी भगवान शंकर। तो इसमें देवताओं की महान, जो देवों में सबसे महान है यानी महानता का वर्णन किया गया है, तो ये एक विशेषण है उनका। अगला उदाहरण है नील गाय, यानी गाय कैसी है, नीली है, उसकी विशेषता बता रहा है कि नीली है। पीतांबर, पीत मीन्स होता है पीला, पीतांबर मतलब पीला है, अंबर जिसका। नील कमल, महान महात्मा, महात्मा का अगर संविच्छेद करें तो क्या होगा, महान आत्मा, यानी जिसकी आत्मा महान है वो है महात्मा। अधपका यानी जो पूरी तरह न पका हो। लाल पीला, ये सब क्या है, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो कर्मधारय समास में हो बता दिया आपको कि इसका एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, और उसका पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अगला समास देखते हैं। अगला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्ययवाची होता है। अब ये अव्यय क्या होता है, अव्यय वह शब्द होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसको, उस शब्द का निर्माण करता है। जैसे लिखा है यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति, यथाधर्म, यथाशीघ्र, यानी ये जो अव्यय होते हैं ये शब्द के पहले लगाए जाते हैं। प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, ठीक, अनुगमन, अनुचरण, अनुशासन, ये सब क्या है, अव्यय हैं। तो अव्यय जिसमें, जिस भी शब्द में आगे अव्यय लगा हो वहाँ पर आप अव्ययी भाव समास लगा देंगे। बहुत ही आसान समास है ये, 6 समासों में सबसे ज़्यादा आसान अव्ययी भाव समास ही है। और इसमें एक चीज़ और नोट ध्यान रखना कि नोट में दिया है धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार, इनमें भी अव्ययी भाव समास ही होता है। यानी अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार, तो उनमें आपको ये मत सोचना कि तत्पुरुष समास होगा या कोई और समास होगा, मत लगा देना। या सबसे ऊपर हमने एक समास बताया था, कौन सा था, द्वंद्व समास होगा, मत लगा देना इनमें, क्योंकि धीरे धीरे ये सब क्या हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं और अव्ययी भाव समास इनमें होता है। अगला समास देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास की क्या खास बात होती है, इस समास का पूर्व पद सहायक, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद सहायक होता है यानी सिर्फ उसकी मदद करने वाला, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। आगे लिखा है दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। कारक चिन्ह तो आप सब जानते ही होंगे कि कारक चिन्ह क्या होता है। अब उदाहरण के जरिए हम आपको बताएंगे। जैसे उदाहरण में दिया है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, तो का क्या है, एक कारक चिन्ह है, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला जो बीच में एक चिन्ह लगा होता है उसे कहते हैं कारक चिन्ह। जैसे रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, से क्या है, कारक चिन्ह है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर क्या है, कारक चिन्ह है। तो ये हमारा कौन सा समास था, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की बहुत ही शानदार पहचान यही है कि उसके बीच में एक कारक चिन्ह लगा होता है और इसका पूर्व पद सहायक और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजा का पुत्र, तो राजपुत्र, ठीक है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो दोस्तों ये हमारा चैनल का लोगो है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। हम रोज़ आपको 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी किसी भी एग्ज़ाम में आप ये जो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए लाभदायक होंगे। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद, क्योंकि बाकी जितने समास थे वो तो अकेले थे, लेकिन तत्पुरुष समास का पूरा परिवार है इसके साथ, तो हम पूरे परिवार से इसको आपको मिलाते हैं। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7 भेद। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, फिलहाल बहुत कम पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 7 भेद होते हैं, ठीक है। इधर देखो लिखा है कारक का नाम
और कारक चिन्ह, यानी कौन सा कारक है और उसके चिन्ह कौन सा है। तो ये टेबल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है कर्ता तत्पुरुष, तो कर्ता ने, इसमें कारक चिन्ह क्या होगा, ने। कर्म को करण से या के कारण के द्वारा, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान में के को के लिए। अपादान, अलग से या अलग, अपादान का मतलब होता है अलग होना, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। संबंध, संबंध का मतलब होता है संबंध जहाँ पर मिल रहा हो, वहाँ पर होता है संबंध, काकी के नानी ने। आगे है अधिकरण, अधिकरण होता है में या ऊपर, यानी मेज पर, ठीक, मेज के ऊपर, पेड़ के ऊपर, ये सब क्या होते हैं, अधिकरण। तो ये थे हमारे कारक और ये थे उनके कारक चिन्ह और ये तत्पुरुष समास के 7 भेद थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और आगे आने वाली वीडियो का पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।